नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अब उल्टी गिनती शुरू है। 2 चरण और बचे हैं, एक छठवां और अंतिम जो चरण है वो 7वां। 25 मई को छठवें चरण में और 1 जून को 7वें और अंतिम चरण कह लीजिए उसे, उसमें वोट डाले जाएंगे और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे कि देश का नेतृत्व कौन करने वाला है। क्या मोदी और उनके दल की वापसी होने जा रही है या इंडिया अब सरकार चलाएगी, सरकार बनाएगी। 4 जून को साफ होगा। लेकिन अभी जो रार छिड़ी हुई है वो रार छिड़ी हुई है कौन कितनी सीटें पा रहा है। जो अब तक वोट डल चुके हैं उसमें अलग अलग दावे हर तरफ चल रहे हैं। अमित शाह ने तो कह दिया है कि 5 चरणों के बाद 310 सीटों को मोदी जी पार कर गए हैं और जो बची हुई 2 चरण हैं, 115 सीटें और हैं, उसमें 400 सीटें पार कर जाएंगे। उधर इंडिया अलायंस की ओर से दावा हो रहा है कि हम 300 प्लस पाने जा रहे हैं और मोदी जी या एनडीए बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाने वाली है। यदि हम बड़ा दिलचस्प सा एक जो दावे प्रतिदावे चल रहे हैं, होने भी चाहिए, चुनाव है। अगर राजनीतिक दल दावे नहीं करेंगे, राजनीतिक दल अपने आप को आगे नहीं बताएंगे तो बात बनने वाली नहीं है। लेकिन वोटर, देश का आम जन बड़ा चक्कर में है। देश का जो लोकसभा का दृश्य है वो 543 सीटों का है, लेकिन अब जो दावे चल रहे हैं वो उससे कई ऊपर सीटें निकल चुकी हैं। हम मोटे तौर पे मान लें एनडीए 400 या 400 पार और इंडिया अलायंस 300 या 300 पार, तो 700 सीटें हो जा रही हैं। यानी 543 से ज्यादा 157 सीटें। खैर, ये तो सब मजाक की बात है। नतीजे 543 को ही लेकर आना है, 543 ही सीटें हैं और साफ उसको लेकर स्थिति होगी। लेकिन हाँ, ये जो दावे और प्रतिदावे, कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जाता है कि ये एक माहौल को बनाए रखने के लिए, एक जो सेना है लड़ रही है, वो सेना का एक जो मॉरल है उसे बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। हकीकत तो 4 जून को साफ हो जाने वाली है। तो ये जो दृश्य है, अभी रार है, टकरार है, इसी पर चर्चा करने के लिए हम चलेंगे। एक खास पैनल हमारा जो ये शाम 6 बजे की बहस होती है उसमें साथ जुड़ रहा है। उस पैनल में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा साहब हैं, राजेश ठाकर जी हैं, संजीव चंदन जी और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। हमारा ये पैनल, बार बार मैं कहता हूं और पुनः दोहराऊंगा, कई दर्शक नए होते हैं जो हमसे निरंतर जुड़ते हैं, वो जानते हैं इस पैनल को। सभी ने इस पैनल को निरंतर देखा है, सुना है। सुधी पैनल है, शानदार वक्ता है, सारे के सारे बेबाकी से अपनी राय प्रकट करते हैं और खरा खरा बोलते हैं। हम शुरुआत करेंगे, गुजरात चलेंगे राजेश ठाकर साहब के पास, वहां से जुड़े हुए हैं। राजेश सर, दावे और प्रतिदावे होना चाहिए, जैसा मैंने कहा ओपनिंग रिमार्क में। अभी 2 चरण और बचे हैं, छठवां और 7वां। उसमें 115 सीटों पर अभी वोट और डाले जाने हैं। और यदि हम 2019 को देखें तो 2019 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बढ़त थी। लेकिन अब 2024 बहुत ही अलग तरीके का चुनाव है, अलग तरीके का परिदृश्य है। फंसी हुई है कहीं बीजेपी, उसका पूरा का पूरा अलायंस। तो ऐसे सबके बीच 5 चरणों तक के जो दावे, खासकर केंद्रीय गृह मंत्री और आपके राज्य से आने वाले अमित शाह जी ने तो कह दिया है कि मोदी जी 310 सीटों को पार कर चुके हैं और बचे 2 चरणों में 400 पार हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, क्या आप इस पे टिप्पणी करिएगा राजेश ठाकर साहब? देखिए, दावों पर तो ये है कि एक शेर है कि चलो ना साथ चलते हैं समंदर के किनारों तक, किनारे पर ही देखेंगे किनारा कौन करता है। तो 4 जून को पता चल जाएगा कि जनता जो है वो किससे किनारा कर रही है और जो है किसको समर्थन कर रही है। तो ये तो राजनीतिक दावे प्रतिदावे होते रहेंगे, वो 4 जून की शाम तक ये होता रहेगा। जब ये लगेगा कि ये बिल्कुल टक्कर चल रही तो हर लोगों की सरकार बनती रहेगी, ये उनका काम। और जब तक जो है वो चुनाव में हारते नहीं तब तक हर आदमी ये कहता है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन अमित शाह के पास कौन सा वो एक्सरे मशीन है वो पता नहीं, कि हर जो है जो एक चुनाव खत्म होता है वो अपने दावे कर देते हैं कि हमने 200 पार कर लिया है, हमने 310 पार कर लिया है। तो ये उनकी पहले से आदत रही है। गुजरात में भी जब चुनाव घोषित हुआ था तो उन्होंने कह दिया था कि 150 पार, कहीं पर कह देते हैं 100 पार, कहीं पर आज कह रहे हैं कि 400 पार।
तो ये एक बात है लोगों के बीच में कि भी हम जो जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जो है वो भी मीटिंग कर रहे हैं, अधिकारियों पर ये बात जता रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है और पहले 100 दिन में हम क्या उसमें कर सकते हैं। तो ये वातावरण बनाने की कोशिश है कि जो परिस्थिति जमीन पर दिख रही है हकीकत में ये है नहीं। सरकार में जो है हम ही वापिस आ रहे हैं और जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है मानकर चलिए। तो प्रशासन भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब दिखता है कि ये सत्ता जाने वाली है तो प्रशासन साथ छोड़ने लगता है, तो कहीं ये ना हो जाए। और उनकी जो कोशिश रहती है हर संस्था के साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ने की, उस कोशिश में कहीं दिक्कत ना आए, उसके लिए ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन पूरे देश में जो दावे कर रहे हैं कि हम इतना जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अमित शाह के पास वो जो एक्सरे मशीन है उन्होंने यहाँ इफ्को के चुनाव में क्यों नहीं लगाई कि भाई आपका जो समर्थक था उसको पूरे 100 वोट भी नहीं मिल रहे, 63 वोट पे वो सिमट रहा है, वो आपको पहले से क्यों पता नहीं चला। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव खड़ा करने की पहले से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव चला है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर जिस प्रकार से फंसी हुई दिख रही है, विपक्ष के नैरेटिव में, विपक्ष के मुद्दों पर, वो जो है हर रोज जो है अपनी स्क्रिप्ट बदल बदल कर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है और ये दिखाने की कोशिश भी कर रही है, कॉन्फिडेंस जा रहा है उनका, उसके बावजूद भी जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये चुनाव जो है हम आसानी से जीतने जा रहे हैं। जबकि बहुत सारे राजनीतिक पंडित है, जो सेपोलॉजिस्ट है, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप ये 400 पार तो छोड़ दीजिए, 250 के पार जो है अभी भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं दिख रही है। और हर स्टेट से ये बात आ रही है, हर राज्य से ये बात आ रही है। और उसमें गुजरात की बात, जहां पर हम कह रहे हैं आज भी उस बात पर हम कायम हैं, नतीजा जो भी हो आज भी उस बात पर हम कायम हैं। या 6 से 7 सीट ऐसी है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है उसका मूल्यांकन कांग्रेस ने भी किया है। अभी मैं जहां ये डिबेट में आ रहा था उससे पहले शक्ति सिंह गोहिल का एक प्रेस चल रहा था, उन्होंने यही कहा कि हमने जो सारे बूथ है, सारे जो पोलिंग एजेंट्स है, उसके फिगर मंगवा के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हर पार्टी को ये पता होता है कि कहां पर वोट पड़ेंगे तो वो वोट हमारे पक्ष में होंगे या हमारे विरुद्ध में होंगे। तो उस आधार पर वो भी ये कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि 6 या 7 सीट, और लगभग सारे जो एनालिस्ट है उसकी मैच हो रही है, 1-2 सीट को छोड़कर सारे लोग जो है कुछ सीटों पर बिल्कुल सहमत है। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो हमारे मित्र है, जो ऑनलाइन इस बात का स्वीकार नहीं करते लेकिन ऑफलाइन वो भी कह रहे हैं कि ये सीटें हैं जो हो सकता है कि कांग्रेस जीत के ले जाए, जो उसके गृह राज्य जिसमें हम दावे के साथ कह सकते थे कि हमारे लिए कहने के लिए कुछ नहीं था। आज से अगर 2 या 2.5 महीने के पहले किसी भी चैनल पर हमको कहा गया तो हमने कहा था कि हमारे लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ 26 में से 26 कोई जो है स्पर्धा नहीं है। अमूमन ऐसी स्थिति जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तो देश में भी थी। सारे लोग ये हम चर्चा कर रहे थे या बातचीत कर रहे थे कि विपक्ष कैसे लड़ेगा, एकजुट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर एकजुट हुआ तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सीटों का बंटवारा हो गया तो उसके बाद जो अंतर विरोध होगा उसको कैसे संभालेंगे, फिर जो है वो अपने अपने राजनीतिक हितों को बाजू में रखकर एक ही मिशन पर कैसे लगेंगे। ये सारे सवाल के जवाब हमको इंडिया गठबंधन ने दे दिए। वहां से बाहर निकले हुए लोग भी या इंडिया गठबंधन के अंदर है वो लोग भी एक ही एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सारे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, स्टेज साझा करते हैं वहां पर उनका जो है एक दूसरे के प्रति का व्यवहार देखिए, एक दूसरे की सीटों पर जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। जहां आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई स्टेक नहीं है उसके बावजूद वहां पर उनके जो नेता है वो मेहनत कर रहे हैं। जो कन्हैया कुमार है उसके ही चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। हमने अखिलेश और राहुल गांधी की जुगलबंदी को देखा है, हमने जो है तेजस्वी और राहुल गांधी की जुगलबंदी को देखा है। तो बिल्कुल कागज पर यह गठबंधन नहीं दिख रहा, ये गठबंधन जो है वो जमीन पर उतरता दिख रहा है। और उसकी एक वजह यह भी है कि जब इन लोगों ने यह गठबंधन बनाया होगा तब भी उनको यह पता नहीं होगा कि इसका रिएक्शन जनता के अंदर क्या जाएगा। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का न्याय पत्र निकला और वो संविधान का जो है वो लेके हाथ में उन्होंने प्रचार शुरू किया, उसके बाद जिस प्रकार से जमीन पर जो है परिवर्तन होता दिखा,
तो सारे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होते गए। तो विपक्ष के अंदर चुनाव के हर दिन जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो समझ रही थी कि ये चुनाव जो है वो तो बिल्कुल आसान है, हमको सिर्फ बल्ला लेकर विकेट पे उतरना है, रन अपने आप बन जाएंगे, वो जो है एक एक रन जुटाने के लिए जो है वो मुश्किल में है। महाराष्ट्र और बिहार, जहां पर हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र बिहार क्या कर रहा है, वो सारे लोगों की उस पर नजर है। पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक वहां वोट प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा है। उसका मतलब कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जो कहा जाता है कि उनका जो कोर वोटर है, उनका जो हार्डकोर समर्थक है, उसको घर में बैठने नहीं देता, वो किसी न किसी रूप से उसको बाहर लेके आता है। चलो समझ लीजिए कि पहले चरण में काम नहीं हुआ, तो दूसरे चरण पर तो मेहनत बढ़ाई होगी उन्होंने, तीसरे पर और प्रयास किए होंगे, लेकिन वो सारे प्रयास के बावजूद भी वहां पर वोट ज्यादा नहीं पड़ना इस बात का संकेत है कि सत्ता के प्रति निराशा उनके खुद के वोटर में, और जो वोट पड़ रहे हैं वो हो सकता है कि विपक्ष के समर्थन में पड़ रहे हैं। तो बिहार और महाराष्ट्र में ये पेच फंसा हुआ है, लगातार ये कह रहे हैं। गुजरात की स्थिति जो है, मैं बार बार यहां पर बता रहा हूं, चाहे हम गलत साबित हो या सही, जमीन पर जो दिखा है वो गुजरात जो है वो बिल्कुल सरप्राइज देने की कोशिश है। बहुत सारे लोग डर डर के 1 या 2 सीट कह रहे हैं, लेकिन आज बहुत बड़े अखबार के संपादक जो है, उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि राजेश भाई आश्चर्य नहीं होगा अगर 3 से 4 सीट कांग्रेस निकाल के ले जाए, और 3 या 4 सीट ऐसी हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी 20 या 25 हजार वोट से शायद जीत सके, ये जो है उन्होंने कहा है। तो जमीन पर यह स्थिति है। और दूसरी बात यह हुई है, चुनाव खत्म होने के बाद एक और जो है लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के भीतर शुरू हुई गुजरात में, उसकी भी चर्चा हमने बार बार की है। तो संगठन के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है इन दोनों के खिलाफ। ये जो गुजरात के ये 2 लोग जो है, उससे सिर्फ जो है देश परेशान ऐसा नहीं है, उनका खुद का संगठन भी उतना परेशान है कि कब जाके इनसे जो है छुटकारा मिलेगा। और उसमें भी एक बात ये चल पड़ी है कि अगर वहां पर जो है वो सत्ता गई तो अमित शाह यहाँ वापस आ जाएंगे, तो आनंदीबेन पटेल, CR पाटिल, सारे जो है उनके जो स्लीपर सेल था वो एक्टिव हो गया, और वो भी एक कोशिश में है कि ये तो क्या हो जाएगा, वो मोदी जी गए और अमित शाह अगर वापिस आते हैं तो ये तो और हम सबको दबाएंगे, फिर तो जो है एक ही आदमी की यहाँ पर चलेगी। तो इस पर भी एक राजनीति धीरे धीरे शुरू हो गई है, और चुनाव के नतीजे उसमें आग में घी डालने का काम करेंगे, ये अभी से दिख रहा है। और उसके लिए कहां से बात शुरू होगी, कहां तक जाएगी, वो खुद भारतीय जनता पार्टी जो है वो जान नहीं रही। तो ऐसी स्थिति हो सकता है कि 4 जून के बाद आपको राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिले। तो बिल्कुल ये चुनाव जो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, रोचक है। आज की स्थिति के अंदर कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है उस दावे के साथ वो सत्ता में आ रही। ये भी नहीं कह सकता कि जो है वो 290 या 270 तक आएंगी। सारे लोग ये बता रहे हैं कि अभी जो है 230 250 के बीच में मामला फंसा हुआ है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही है। उस पर सारे लोग सहमत है। जो बहुत कंजर्वेटिव होके बता रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि 230 से 250 के बीच का मामला अभी आज की तारीख में दिख रहा है। उसका मतलब कि पूर्ण बहुमत में वो नहीं है। और मैंने बार बार कहा है, अगर पूर्ण बहुमत नहीं है तो नरेंद्र मोदी का यह स्वभाव नहीं कि अल्पमत की सरकार, जो उनका ईगो है, जो उनका अहंकार है, उसके चलते वो चला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं दोबारा भी लौटता हूं आपके पास। मैं अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। अनिल जी, जो अभी राजेश जी ने बात कही, पहले भी हम लोग इस पर चर्चा करते रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा दिखता है बीजेपी एनडीए उसके लीडरानों का, खासकर मोदी जी, शाह का, और कहीं अंडर करंट महसूस हो रहा है। जो बात अभी राजेश भाई कर रहे थे हम लोग भी महसूस करते हैं। वो जितने भी राज्य, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, ये जो जितनी पट्टी थी जहां बहुत अभूतपूर्व सफलता उसके हाथों में थी 2019 में, तो वो कहीं जब गुजरात यदि आपकी 3 सीटें 4 सीटें हारने जैसी स्थिति, हमने पहले भी इस पर चर्चा की, और ये आंकड़ा 6-7 भी जा सकता है, तो आप कल्पना करिए ना कि कैसे नतीजों की संभावनाएं दिख रही हैं। 4 जून को क्या कुछ हो सकता है। तो अंडर करंट और ओवर कॉन्फिडेंस, क्या आप कहिएगा अनिल सर? ओवर कॉन्फिडेंस तो इस वजह से है, जो कॉन्फिडेंस वो 10 साल से दिखा रहे हैं वो है क्या कि जिस तरह से जो भी संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं उनके कब्जे में है, और उसके बाद पैसे, धन बल जिसको आप कहते हैं,
पूरा तंत्र बल, धन बल और जो पार्टी का बल है कि सबसे बड़ी पार्टी है पूरी दुनिया में, वो बताते हैं, तो उसका संगठन बल, वो सब लेकर के वो ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो है नहीं, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है या जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज तो कहीं से कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता है। ये दिखाता है आप जिस तरह से आप देखते हैं कि अपने अपोजिशन के लोगों को, मतलब राहुल गांधी के बारे में, अखिलेश, ये लोग जूनियर लोग हैं, तेजस्वी, सब पर जिस तरह से प्रहार करते हैं, वो जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आप तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपको पता होगा कि पूरे ही, मतलब जो भारतीय राजनीति का इतिहास है, उसमें बहुत कम ये से, मतलब बहुमत से सत्ता में आने वाले लोग देवेगौड़ा थे, गुजराल थे, चंद्रशेखर, सारे लोग थे जिनका की कोई कॉन्फिडेंस की कोई वजह नहीं थी उनको कॉन्फिडेंट होने का। लेकिन एक राजनीति का एक ये होता है, मतलब उसकी एक भाषा होती है, उसका एक संस्कार होता है। वो सारे संस्कार ताक पर रखकर शहजादा और क्या अनाप शनाप आप बोलते हैं। अब तो उस पर कमेंट करने की इच्छा नहीं होती। इशूज के बारे में तो जाने दीजिए, उस पर तो जिस तरह से जो तोड़ मरोड़ करके जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताई, उसके बाद मंगलसूत्र छीनना, भैंस ले जाएंगे, ये सब तो जाने दीजिए। लेकिन जिस तरह से अपने ओपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, वो दिखता है कि ये कॉन्फिडेंस ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस का क्या बात है, ये आत्महीनता है जो दिखाई देता है, वो जो हताशा है। इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी अभी भी जो भाषण उनके चल रहे हैं, लास्ट लेग ऑफ इलेक्शंस है, अंतिम चरण, 2 चरण बचे हैं, उनको कम से कम अपनी भाषा में, कल को ये सब, ये सर, अब तो ऐसा वक्त है कि डिजिटल ये वर्ल्ड बन गया है। इस वर्ल्ड में जो भी आप एक शब्द बोलते हैं, आप जो चेहरे पर जो भाव लाते हैं, वो सारे दर्ज होने वाले हैं, वो सब इतिहास में रहने वाला है। और आप जिस तरह से करते हैं, तो ये नहीं है कॉन्फिडेंस, इसमें कहीं कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। और उसके बाद जो झूठ है वो भी दिखाई देता है। कोई कॉन्फिडेंट आदमी आपको लगता है कि झूठ बोलेगा, इस तरह के एक दिन बोलेगा क्या, ये अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूं तो ये आखिरी ये होगा, मतलब मुझको कोई हक नहीं रहेगा ये करने का, और मेरा तो संकल्प है, और उसके बाद दूसरे दिन वो गालियां देना चालू करता है और हिंदू मुस्लिम की बात करता है। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, एक तो ये बात कहूंगा। दूसरा है क्या कि ये कॉन्फिडेंस जो कम हो गया है, उसका आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं उनके जो अभी जो वॉर चल रहा है, जो 400 पार वाला, और जो 310 उन्होंने कहा, या उसके पहले जो बता चुके हैं कि हम इतना जीत चुके हैं, और उनके उसके समय से जो अस्तबल में घोड़े थे रखे हुए, वो अब छोड़ दिए हैं, जैसे प्रशांत किशोर है। और अभी मैं अभी देख रहा था, अभी जस्ट आपके पास आने के पहले, ब्रेमर है, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो जो है अब कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को दलाली करता है, मतलब दलाली, मतलब उनको सजेशन देता है कैसे आप अपना पैसा डूबने से बचाएंगे और कहाँ पैसा लगाएं, ये सब टाइप का वो सजेशन उनका, वो मतलब बड़े बड़े जो बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस, उसका एडवाइजर है। उसका इंटरव्यू अभी एनडीटीवी ने चला है, वो भी कह रहा है कि 300 से तो प्लस होगा ही, और पूरे अनसर्टेन वर्ल्ड है जो बिजनेस के लिए, पूरी दुनिया में मतलब अरबपतियों के लिए, वो उसमें ज्यादा सेफ है इंडिया, और यहाँ स्टेबिलिटी रहेगी, और इसीलिए वो मोदी जीतने वाले हैं। और वो कहाँ से उसको पता चल गया भाई, और वो यूएस में बैठा हुआ है, उसने कौन से सर्वे कराए। वैसे प्रशांत किशोर तो वो धंधा छोड़ चुके हैं, वैसे भी सेफोलॉजिस्ट कभी थे नहीं, वो भी क्या थे, वो भी एडवाइजर्स थे इन्हीं के, एडवाइजर क्या, इनका ब्रांडिंग और ब्रांड बनाने वाले थे। तो ये सारे लोग निकल आए हैं। वो जो योगेंद्र यादव, जो कि नॉन सेफोलॉजिस्ट है, जिनका की जिन्होंने की सेफोलॉजी जिसको कहते हैं कि चुनाव विज्ञान, उसकी यहाँ पे स्थापना की, और उसके सबसे बड़े मतलब चेहरा रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, और हमारे पास कोई टीम भी नहीं है, और मैं अपने अपने अनुभव और अपनी जो समझ है, जो लोगों को देख रहा हूँ जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर कह रहा हूँ। लेकिन वो शख्स जब कह रहा है, तो उसके बाद इन लोगों को कठिनाई शुरू हुई, और ये चालू हो गए। तो आप देख लीजिए ये सब क्यों चल रहा है, वार अब ये चल रहा है। दूसरा है क्या कि राहुल गांधी और ज्यादा, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन, जो भी अच्छी, सही कहा राजेश ने कि जो भी जो इंडिया गठबंधन की नैरेटिव थी वो जमीन पर है,
स्ट्रक्चरल ढंग से ये हो गई है, मुकम्मल हो गई है। और अभी जाइए देखिए क्या कि जो उनका लैंग्वेज है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, कोई एक दूसरे के नहीं, कोई ये नहीं बोल रहा है कि जगन्नाथ जी जो है इसके क्या कहते हैं मोदी जी के भक्त है, और कोई किसी को इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मतलब चमचे में या चाटुकारिता की नहीं। वो एक नैरेटिव बता रहा है कि भाई देश को युवाओं को रोजगार की जरूरत है, ये क्या कहते हैं महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है, और एक इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है, रूरल इकोनॉमी को, कि सबके मतलब गरीब लोगों के जेब में पैसे जाएं, और ताकि जो इसको हम निकालें, गरीबी से बाहर करें, नफरत की जगह जो है एक ये क्या कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द और इसकी मतलब बने। तो ये एक आपको देखेगा कि एक कंसिस्टेंट नैरेटिव, एक समझिए कि राजनीतिक जो मतलब ये कहेंगे कि संस्कार, राजनीतिक संस्कार जो देश का, जिसको कि 10 साल में इसको डुबो दिया मोदी जी और मोदी जी के सहयोगियों, और अमित शाह उसमें नंबर 1 है। उनका लैंग्वेज जरा देखिए कितने गंदे तरीके से, ये मैंने वही कहा वो सब दर्ज होने वाला है, सब ये रहेगा। कल को किसी को किसी आर्काइव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको उपलब्ध मिलेगा कि ये किस तरह से बोल रहा था। 5 साल के बाद मतलब यही अगले साल जो पीढ़ी आएगी, वो पीढ़ी देखेगी कि ये जो है सो गुजरात के 2 जो लोग थे, जहां से महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जैसे लोग, और भी उनका संपन्न इतिहास है भारतीय राजनीति और इतिहास को कंट्रीब्यूट करने का, उसमें उनको नजर आएगा। मैं अब 2 लाइन खाली कहूंगा कि आप महाराष्ट्र देख लीजिए, जहाँ का चुनाव खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में जो हवा जो ये है मतलब लहर जो है वो देख लीजिए, बिहार में जो जैसी स्थिति देख लीजिए। ये सब मिला करके ये है कि 4 जून को जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये गए, मतलब मोदी जी गए, वो एकदम सच साबित होने वाला है। नहीं बिल्कुल सर, मैं एक छोटी सी टिप्पणी, बहुत 1 लाइन की टिप्पणी और चाहूंगा, 1 डेढ़ लाइन 2 लाइन में आप कीजिएगा। प्रशांत किशोर का आपने जिक्र किया। प्रशांत किशोर बिहार में जमीन की तलाश में है। वो सोच रहे हैं कि अब जो वहां जो इनको लेकर, नीतीश को लेकर जो स्थान बनने वाला है, वहां लड़ने की एक कोशिश, वो संभावना है, उसको तलाश रहे हैं, कहीं दिख रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर जिस तरीके से ये सब चीजें कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ आपको क्या नजर आता है? कुछ एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। प्रशांत किशोर देखिए, एक आदमी तो मैंने उन पर एक लेख लिखा था, और वो मतलब ठीक ठाक रिसीव किया लोगों ने। वो बहुत मतलब जब मेरे ख्याल में 2016 वगैरह में ही वो लेख लिखा था, उसको बड़ी सब उसका हर जगह इंटरव्यू छाप रहे थे। तो मुझको लगा कि इस शख्स के बारे इसकी जरा मतलब ये किया जाए, मतलब इसका जरा चीड़ फाड़ की जाए इस शख्स की। तो मैंने वो जो है उसका उस समय ही कहा था और अभी भी कहता हूँ, जो आदमी 2002 के नरसंहार के बाद किसी उस आदमी की इमेज बिल्डिंग का काम कर रहा हो, उस आदमी को किस हक से, किस मतलब कौन सा उसको मतलब उसको बैठने नहीं देना चाहिए ये कि किसी इंटेलेक्चुअल सर्किल में। वो कौन सा पब्लिक इंटेलेक्चुअल है, और वो किस लिए कर रहा था? उसको पैसे दिए गए, और वो साफ साफ कहते रहे हैं कि अमित शाह और मोदी जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं हुए। तो व्यक्तिगत संबंध जिसका अमित शाह जैसे आदमी और इससे जो जिसका भक्त रहा हो, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उन्हीं के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, बिहार में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी लाना चाहता था, और उसके लिए ना उसने बिहार का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा और कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा जिसमें उसने अपनी मीटिंग नहीं की। और वो पूरा पैसा लगाया, हर जगह जो है पैसे के खर्च करके अपने मीटिंग करता रहा, और पूरा जन स्वराज या कौन सा यात्रा कर रहा था। जी जी किस जी जनता जी। का स्वराज लाना चाहता है, तो उसका तो वो तो है ही वो। और उसने आप कहा क्या जमीन तलाश नहीं रहे, तलाश ली, वो जमीन मिली नहीं, कहीं वहां है नहीं। बिहार में वो जमीन है ही नहीं जो जिस जमीन पर प्रशांत किशोर जैसे लोग खड़े हो सकते हैं। तो वो जी जमीन वो तलाश करके अब वो जो है अब इसी में इन्हीं लोगों में शरणम गच्छामी होने वाले हो गए हैं, फिर बिल्कुल आ गए बिल्कुल। वो। और अब जी उनके साथ एक लाइन और कहे आपने, एक और आदमी का नाम नहीं लिया, वो है जी बरखा दत्त, जिनका जी जी राडिया टेप में नाम था। ऐसे जी दलालों को एक्सपोज करना चाहिए। हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है नाम ले करके इन लोगों के बारे में बताना चाहिए। अपने को करना क्या है? अपने को तो लोगों को सच बताना है, इसकी तो हमने जिम्मेदारी ली है ना। मतलब बिना किसी जी जी ओथ जी के ही हम लोगों ने ओथ लिया है। ये बरखा दत्त ने इसकी जी शुरुआत की, और पहला इंटरव्यू उसने ही इसका प्रशांत किशोर का किया।
और वो इंटरव्यू में दोनों इसी पर चिंतित हैं कि 300 पार कैसे हो रहा और उसके लिए तर्क ढूंढ रहे हैं। अरे आपको क्यों इसकी चिंता हो गई यार? चिंता तो ये होनी चाहिए कि ये शख्स को रहना चाहिए या नहीं, लोकतंत्र बचेगा या नहीं, ये हमारा प्राइमरी दायित्व है। हमारा दायित्व ये नहीं है कि मोदी जी रहेंगे कि राहुल जी रहेंगे। हमारा तो है क्या कि लोकतंत्र का क्या हुआ, ये बेईमानियां जी किस जी, तरह कर रहे हैं, तंत्र का बिल्कुल क्या हुआ, ये है सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोबारा भी आपका सलाह दूंगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि इसीलिए मैंने कहा सवाल होना चाहिए। मैं मीनू जी के पास जाऊंगा। मीनू जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बार बार मोदी जी कह रहे हैं, और अब तो उन्होंने बहुत खुलेआम मंचों से कहना शुरू कर दिया है। वो साफ कह रहे हैं कि सफाया होने वाला है इंडिया का, और हम तो जो चर्चा कर रहे हैं उसमें होना चाहिए। दावे और प्रतिदावे जरूरी हैं। कोई हार रहा है ये तो कहेगा नहीं हम हार के बाहर होने वाले हैं, ये भी नहीं कहने वाले। लेकिन अब उन्होंने जो कहा है कि ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाएगा, विपक्ष ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेगा, और ये शंका तो लगातार कहीं ना कहीं जो आम वोटर है, आम जन में है, मन में उठी हुई है। सभी कह रहे हैं फेयर इलेक्शन होंगे तो, और फेयर इलेक्शन दिखते नहीं। हम बार बार देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रूल है, पिछला जो 5 राज्यों के चुनाव में हमने सब कुछ देखा। तो प्रधानमंत्री का मंचों से ये कहना कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, ये जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस और तमाम हम बातें कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के अपने स्तर पर अपने प्रयास उसके हैं और वो कर रहा है, वो मुद्दा आधारित बात कर रहा है। तो ये जो सब है, इस पे क्या टिप्पणी करिएगा आप? प्रधानमंत्री जो जो मंचों से कह रहे हैं ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाएगा, आपकी प्रतिक्रिया मीनू जी? अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। ईवीएम ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाएगा या नहीं फोड़ा जाएगा, ये तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, 4 जून को। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग बिहेव कर रहा है, उस तरीके से तो शक आज से नहीं, उसी दिन से पैदा होने शुरू हो गया था, पहले चरण के बाद से ही, जब 11 दिन बाद भी डेटा बढ़ा के बताया जा रहा है। मतलब 19 अप्रैल को मतदान हो चुका है और 11 दिन बाद तक भी आप बढ़ा रहे हैं आंकड़े कि मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है। और ये एक चरण में नहीं, हर चरण में ऐसा हो रहा है। ये उस एज में हो रहा है, डिजिटल एज में, जबकि हर चीज आपको डिजिटल रूप में उपलब्ध है और सेकंडों में, एक क्लिक पे आपको सारा डेटा मिल जाता है। और सारा आपके डिजिटल इंडिया का क्या हुआ अगर आप एक दिन में नहीं दे पा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में जो ये चल रहा है, उसमें लगता है कि कुछ अंदर साठ गांठ है। मतलब कोर्ट तक जाना पड़ा, अगर सुप्रीम कोर्ट तक जनता को, कि भाई ये जो डेटा बढ़ा के बताया जा रहा है 8-8 10-10 दिन तक, तो ये इस चीज को दर्शाता है कि जनता को, विपक्षी दलों को नहीं, इवन जनता को धांधली की शिकायत है। और आप अगर आपके कमेंट्स में देखें तो लगातार यही कहे जा रहे हैं सब कि ईवीएम जिता देगा, आपकी सब बहस बेकार है, ईवीएम करेगा आखिरी फैसला। और दूसरी बात ये कि इसमें जो वीवीपैट की जो गिनती थी, जो 100% गिनती की जो पिटीशन डाली गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो तो एक बहुत बड़ी एक सेटबैक हुआ है। इस जो मतदान की जो काउंटिंग प्रोसेस है, उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगा है। 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 8 दिन लगे, लेकिन अब बिल्कुल 100% उसमें विश्वास होना चाहिए जनता को कि हाँ बिल्कुल सही गिनती हुई है। और अभी आपने देखा भी कि एक बच्चा, जो लड़का जो 17-18 साल का, 8 बार मतदान करके चला गया। तो कैसे ईवीएम पे विश्वास? तो ये है कि मजबूरी में चल रहा है ईवीएम के ऊपर चुनाव। अदरवाइज तो जो एक्टिविस्ट है हमारे, उन्होंने तो बहुत सड़क के ऊपर भी गए और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए और डिमांड की कि भाई या तो इसको 100% काउंट किया जाए, नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। मैं तो अभी भी मानती हूँ कि बैलेट पेपर से होना चाहिए, हालांकि रिजल्ट आने में बहुत देरी है। और जो हवा बता रही है, और जो जानकार लोग हैं, विश्लेषक लोग, जो सीट बाय सीट जो एनालिसिस कर रहे हैं, उनका भी मानना यही है कि मोदी जी आराम से अपना बहुमत का आंकड़ा छूने वाले किसी हाल में नहीं है। अगर आंकड़ा वो बहुमत का आराम से छूने वाले होते, तो पहला चरण पार होते ही वो अपने पुराने फार्मूले पे ना उतर आते। वो जो उनका पुराना फार्मूला, नफरती फार्मूला है हिंदू मुसलमान का। और ये तो शुक्र भेजिए कि जिस तरीके की भाषा वो मुसलमानों के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी मुस्लिम जो समाज है वो प्रोवोक नहीं हो रहा है। वो सब्र किए बैठा है, उनको इंतजार है कि 7वां चरण पूरा होगा और 4 तारीख को कुछ ऐसा फैसला आएगा जो उनकी जो गले के ऊपर जो में जो फांसी का फंदा लगा हुआ है, वो शायद ढीला पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी आबादी को इंतजार है उस रिजल्ट का।
तो उसमें और देखिए जो गड़बड़ियों की आशंकाएं जताई जा रही हैं और जो कहा भी जा रहा है कि 28 लाख, आई थिंक करेक्ट है मेरा आंकड़ा, ईवीएम मतलब जो वोटिंग मशीन है वो गायब है सिरे से। तो जनता कहती है कि उसका इस्तेमाल इसी हेरा फेरी में किया जाता है। अब ये चीजें तो देखिए सत्ता बदलेगी उसके बाद सामने आएगा कि इस ईवीएम का खेल होता क्या था। किसी ब्यूरोक्रेट की आत्मा जागेगी और वो लिखेगा, फिर कोई न्यूज़पेपर में सीरीज लिखेगा या कोई बुक लिखेगा कि किस तरीके से चुनाव जीते जाया करते थे। तो मोदी जी का क्या है कि अगर जीत रहे होते तो इस तरीके से नैरेटिव ना बदलने की जरूरत पड़ती। इवन उड़ीसा में जाके उनको अल्टीमेटली तमिलनाडु को ना गरियाना पड़ता, वो उस तमिलनाडु को गरियाने लगे वहां पहुंच के हताशा में कि जिस तमिलनाडु का गुणगान करते वो थक नहीं रहे थे। उन्होंने तमिलनाडु को खुश करने के लिए सेंगोल वहां स्थापित कर दिया, कहीं तमिल संगम करवा रहे हैं बनारस में, और मोदी जी मतलब हर हफ्ते तमिलनाडु गए, इतना तक उन्होंने कोशिश की खुश करने की। और अब वहां जाके तमिलनाडु को गरिया रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो वहां के जो बीजेडी बीजू जनता दल का जो है उसमें इस टाइम सेकंड इन कमांड पटनायक के बाद, नवीन पटनायक के बाद पांडियन है, के पांडियन। वो क्योंकि तमिलनाडु के हैं, तमिल है वो, और उनके हाथ में सारी कमांड है, तो मोदी जी को वो नहीं जम रहा है। क्योंकि अगर वो पांडियन नहीं हो तो बीजेपी की तो वहां बल्ले बल्ले हो जाती। तो उनको कहा जा रहा है कि जो जगन्नाथ मंदिर की जो खजाने की जो चाबी है वो उड़ीसा में नहीं है, जगन्नाथ मंदिर में नहीं है, वो तमिलनाडु चली गई है। मतलब आप नाम लीजिए ना सामने, आप तमिलनाडु को क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई? तमिलनाडु राज्य या वहां की सरकार थोड़ी ले गई है। आप और पांडियन वो वही के ओडिशा काडर के ही तो आईएएस हैं थे। अब वो उन्होंने डीआरएस ले लिया। उनकी पत्नी उड़िया है, वो भी ब्यूरोक्रेट है, उनकी पत्नी है कार्तिकेयन पांड्यन जो है, कार्तिकेय पांड्यन। हाँ जी, तो उनको तो आप मतलब कहां से कहां ले आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको इस टाइम कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि जिसके ऊपर आप ठीकरा फोड़ सकें। तो आपने उनको गरियाना शुरू कर दिया है। लेकिन आप मोदी जी का क्या है, जो अभी अपने राजेश ठक्कर भाई भी बता रहे थे कि अमित शाह जी का ये बन रहा है बात कि भाई वो वहां जाके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये कम बड़ा नैरेटिव, ये कम बड़ी बात नहीं है। मतलब इस देश का आम नागरिक तो कभी सोच भी नहीं सकता कि ये लोग सत्ता से हटके और अमित शाह जो है वो गुजरात में जाके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इनके यहाँ संभव है कुछ भी, क्योंकि इन्होंने गुजरात ये महाराष्ट्र में भी किया था कि जो मुख्यमंत्री है उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया और उससे साइलेंटली स्वीकार कर लिया। और देखिए जरूर आपकी बात में, मुझे राजेश ठक्कर जी की बात पे विश्वास इसलिए भी होता है कि जब हार जाएंगे तो उसके बाद इनको एक सेफ हेवन चाहिएगा, एक सुरक्षित ऐसी जगह चाहिएगी जहाँ पे ये दोनों आराम से रह सके, जल्दी से कोई इनको हाथ ना लगा सके। हालांकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी कई एक्सक्यूजेस मिल जाते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर इतना ही मोदी जी के 400 सीटें पार हो रही थी तो इस तरीके से इंटरव्यूज की झड़ी लगाने की जरूरत ना पड़ती। जिस तरीके से उन्होंने तीसरा फेज पार होते होते एक के बाद एक सभी गोदी मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया। और यहाँ तक किया उन्होंने कि आज तक चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने 4 पत्रकार बैठा लिए। अब जो मैं उससे रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये नहीं मान रही हूँ कि वो गोदी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं ये मान रही हूँ कि वो इतिहास में ये दर्ज कराना चाहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अब जब 20 साल बाद ये फोटो इंटरनेट पे आएगी तो लोग सोचेंगे हाँ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 4 पत्रकार बैठे तो है मोदी जी के सामने, और कैसी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन किसी को तब तक भूल चुके होंगे लोग कि ये सारे एक ही चैनल के पत्रकार हैं। तो मोदी जी इस तरह की ट्रिक्स बहुत जानते हैं, राजेश भाई ज्यादा हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं कि किसके जनता को हुडविंग करना, कि देखिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी मेरी एक ये हो रही है। लेकिन वो चीजें लोग समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि क्या सवाल हो रहे हैं और उसके क्या जवाब आ रहे हैं और कैसे ऑलरेडी सारा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है। तो वो सब चीजें तरीके अपनाए जा रहे हैं। और जनता का देखिए मुद्दों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जनता मुद्दों के ऊपर अटकी हुई है। जो फूलपुर में जो सीन पैदा हुआ है देखा सबने, वो एक नमूना है इस देश में जो हो रहा है, अंदर भीतर जो उबल रहा है, वो उस चीज वो उबाल बाहर आया और वो दिखाई दे गया आपको
बाकी जगह अंदर अंदर उबल रहा है और वो 4 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप जो कह रही हैं कि एक जनता में उबाल है। संजीव सर, हम जो हमारा विषय भी यही कि कहीं करंट अंडर करंट ये महसूस शायद हो रहा है, जो कहीं हड़बड़ाहट है साहेब की, या हड़बड़ाहट है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनके एनडीए के घटक दलों की, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है, दिख रहा है। इसीलिए इतनी छटपटाहट, इतनी घबराहट, और ये जो हम दावे प्रतिदावे तो बार बार यही कह रहे हैं, करना ही होंगे, कर बिना किए तो बात बनने वाली नहीं, कोई हार रहा है ये तो कहेगा नहीं। तो ये ओवरऑल जो आप देखते हैं, कहीं करंट अंडर करंट, अभी बिहार में कुछ चरण बाकी हैं, और भी अभी चुनाव हमारा 100 करीब 15 सीटें बची हुई हैं। आप अभी देखिए दिल्ली में जिस तरीके का एक दृश्य पैदा हुआ है, पंजाब कठिनाई वाली स्थिति दिखती है, हरियाणा में घुसने नहीं दिया गया है। और ठीक है कि 2019 कुछ अलग दृश्य था, लेकिन इस बार दृश्य बदलना है, ऐसी संभावनाएं बहुत बलवती हैं। वो भली दावा करें कि अब हम 400 पार, मतलब उन्हें अभी कम से कम 91 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, जो दावा किया है अमित शाह ने कि 300 पार 310 पहुंच गए हैं। 400 पार जाना है तो 115 में 91 चाहिए होंगी। क्या करिएगा आप टिप्पणी संजीव सर? संजीव सर, राजेश दा को एक चेतावनी देना चाहते हैं और एक सुझाव भी। चेतावनी बड़ा खतरनाक शब्द है। चेतावनी है कि गृह मंत्री जो है से बड़ा पद थोड़ा सा शायद सीएम वाला होता है, तो सीएम बनते रहे हैं मीनू में। पहले भी पृथ्वीराज चौहान जो है वो सीएम बनाए गए हैं और भी लोग बने हैं, तो ये चेतावनी है। जी जी। और सुझाव ये है कि आप जो आनंदीबेन पटेल हैं और दूसरे लोग हैं, अमित शाह विरोधी वहां लोग, उनको कहिए कि वो लॉबिंग शुरू कर दें कि गृह मंत्री कोई और ना बने, पी चिदम्बरम ही बने। बहुत बढ़िया है। तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और देखिए अंडर करेंट है, सारे अब साइकोलॉजिस्ट, प्रशांत किशोर का तो अब क्या ही कहना, वो तो मैनेजर और क्या है, नेता बने, उनको लग गया था कि अब वो मैनेज करते करते नेता भी बन सकते हैं। मैं उन शुरुआती मानने वाले लोगों में से एक रहा हूँ। जब उनके इंटरव्यूज पहले चलते थे तब भी ये मैं कहा करता था और बड़ा कोफ्त होता था कि एक मैनेजर कैसे राजनीति को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है। मैनेजर मैनेज कर सकता है सीटों के, उनका जो पैटर्न है, उनका पैटर्न ये है कि वो सीटों को कास्ट वाइज जानते हैं, समझते हैं, और उसका आंकड़े निकालते हैं, और उसके बाद उसके अनुसार स्ट्रेटजी बनाया जाता है। लेकिन नेता अंततः लीड करता है, स्ट्रेटजी नेता के विचारों के पीछे खड़ी होती है। तो ये होता था और अब उनको अपने हिसाब से ले लिया गया है, तो वो कर रहे हैं। बिहार में वो सफल नहीं होंगे, नेता के तौर पे तो सफल किसी सूरत में नहीं होंगे, क्योंकि राजनीति का कोर्स होता है और वो कोर्स उनके उस तरफ नहीं जाएगा जिस तरफ वो ले जाना चाहते हैं। अगले 30 साल का कोर्स कुछ और होने वाला है। खैर, ये जो प्रसंग है अंडर करंट वाला, ये मोदी जी को समझ में बात आ गई है। वो समझ रहे हैं कि हमें 300 और सब जो नारे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो कल जो चुनाव के बाद अमित शाह ने जो कहा कि हम तो 310 जीत गए हैं, पता नहीं वो साउथ के 132 सीटों का क्या करेंगे अभी तक जो चुनाव हुआ है। और उसमें वो खुद लड़े हैं 339 या 340 सीट पे, तो 310 कैसे हो रहा है साउथ में, जहां उनका प्रेजेंस ही नहीं है। तो वो समझ रहे हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, हम ट्रेंड पर बात करेंगे, सीटों पे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक सर कल क्या हुआ, मेरे साथ हादसा हुआ कि सुबह सुबह आंख खोला और फेसबुक मेमोरी देख लिया। तो कल या परसों वाले में, तो फेसबुक मेमोरी में 2019 में हमारा एक फोरकास्ट दिखा कि वो 272 से नीचे जा रही है बीजेपी किसी सूरत में। तो वो फोरकास्ट ने जो है वो फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा रुको। और सच्चाई है कि 2019 में तबीयत के कारणों से मैं कहीं घुमा फिरा भी नहीं था, तो मित्रों को सुनते हुए और अन्य जगहों पे सुनते समझते और देखते हुए ये राय बनी थी। तो उस हादसे ने कहा, तो ये कहा कि आंकड़े पे अब नहीं जाएंगे, ट्रेंड पे चलते हैं, और ट्रेंड जो है वो गिरने का है, तो वो नीचे जाएंगे। ये बात मोदी जी को भी समझ में आ रही है। और कल बड़ा अच्छा डिटेल एक्सप्रेस ने उसको छापा, कैसे उस ट्रेंड को वो खुद समझ रहे हैं। तो वो ये है कि शुरुआती दौर में वो जब भाषण दे रहे हैं, 10 भाषणों का जो एनालिसिस है उसमें ये है कि विश्व गुरु एक टर्म, और सब जो किया तो किया, कांग्रेस का करप्शन आदि आदि,
लेकिन एक टर्म होता था विश्व गुरु और दूसरा होता था मोदी की गारंटी। तो अपने 10 भाषणों में से 8 भाषण पे उन्होंने विश्व गुरु की बात की है, रेफरेंस दिया है, उस पर फोकस्ड भाषण किया है, और 7 किया है मोदी की गारंटी। उस समय राम टेम्पल भी लेके आते थे तो 6 था। उसके बाद जो उनके स्पीचेज हुए 20 अप्रैल तक, यानी दूसरे चरण तक, तब तक वो फुल कॉन्फिडेंस में है। तो उस तक राम टेम्पल वो 34 स्पीचेज में से 26 स्पीच में राम टेम्पल रेफर करते हैं और विश्वगुरु खत्म हो जाता है। चुनाव आते विश्वगुरु खत्म हो गया तो उनको लगा हुआ कि ये सब नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे चरण से उनको यह आभास हो गया कि बात जो है बिगड़ गई, तो आ गए वो हिंदू मुस्लिम पे और राम टेम्पल सिरे से गायब हो गया। 21 मई से लेकर के 15 तक विश्वगुरु तो कायदे से गायब हो गया, रहा ही नहीं, और राम टेम्पल हिंदू मुस्लिम में तब्दील हो गया। उसी में सब बात आती है, वो मंगलसूत्र आता है, तभी जिन्ना आ जाते हैं, वो सब मुस्लिम लीग का चला आता है। तो एकदम से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की एक कोशिश जो उनका टेस्टेड है। तो वो मुझे लग रहा है कि हम आपसे ज्यादा वो समझते हैं, उनकी अपनी एजेंसियां हैं कि बात निकल रही है हाथ से तो संभालने की कोशिश, और स्पीड भी बढ़ा देते हैं अपने प्रचार का, चुनाव का, इंटरव्यूज देने का और तमाम चीजों का ये कर लेते हैं। तो वो है। और तीसरी चीज जो करते हैं वो उसी भाषण में, उसमें वो SC ST वेलफेयर की बात ये इसने लिखा है, लेकिन मुझे जो बात समझ में आ रही वो क्या है, वो है संविधान वाली बात लोगों तक पहुंच गई है, ये बात मोदी जी तक पहुंच गई थी। तो वो SC ST वेलफेयर जो इन्होंने लिखा वो बेसिकली संविधान की बात कर, और वो कह रहे हैं कि भाई आपका उसी में ओबीसी क्यों छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आया कि आपका रिजर्वेशन लेके मुसलमानों को दे दिया जाएगा और आदि आदि जितनी बातें हो सकती हैं वो सारी चीजें वो उस वक्त कर रहे हैं। तो ये पूरा ट्रेंड मोदी जी का भाषण ही अपने आप में बता रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं और जाना चाहिए, जाना कई वजहों से चाहिए। 10 सालों में जो उन्होंने फैब्रिक बिगाड़ने की कोशिश की है वो हम सब ने देखा है। सबसे ज्यादा, कम से कम हम लोग निजी तौर पे तब थोड़ा सा यूनिवर्सिटी से निकले ही थे और ये चले आए साहब। यूनिवर्सिटी से निकले मतलब यूनिवर्सिटी की लड़ाइयों में फंसे थे और वो थे, पत्रकारिता वगैरह करते थे और फंसे थे। यूनिवर्सिटियों में आना जाना भी ज्यादा रहता था छात्रों के बीच में ही। तो उस वक्त थोड़ा सा हम लोग अपनी बात कह पाते थे। अपनी बात मतलब महिलाओं के मुद्दों पे हम लोग बात कर सकते थे, आंदोलन खड़ा कर सकते थे, और किसी भी हद तक जाकर के उसमें चीजें होती थी, एंटी गवर्नमेंट बात करते थे, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होती थी। एक बड़ी मुहिम चली थी उस वक्त, उसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल थे। इस सरकार के आने के बाद पहला मुकदमा जिन लोगों पे हुआ, शायद कुछ लोगों को याद हो, फॉरवर्ड प्रेस एक प्रेस हुआ करता था जो बहुजन दायरे में ही नहीं, SC ST OBC के दायरे में। बाद में उसमें मैं हिंदी एडिटर हुआ, मेरा भी एक लेख था जिस पर कार्रवाई हुई और पहला मुकदमा हुआ। लेकिन उसके पहले से चीजें चली आ रही थी। ये सरकार आई और उसी फॉरवर्ड प्रेस को लेकर के रोहित वेमुला मसले पे आपने याद होगा आपको, स्मृति ईरानी ने लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत हंगामा खड़ा किया था। उसी की बात मैं कर रहा हूँ, उसी मुकदमे की भी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त जो है इतना तो था कि वो चीजें चल रही थी 2010-11 से, और देश भर में जगह जगह जब दुर्गा पूजा आता था तो एक महिषासुर आंदोलन का एक डिबेट छिड़ता था। एक काउंटर स्पेस, एक कल्चरल स्पेस की बात होती थी, बेखौफ होती थी। जगह जगह आश्विन पूर्णिमा के दिन महिषासुर जयंतियां मनाई जाने लगी, महिषासुर दिवस मनाया जाने लगा। हमारे एक मित्र हैं प्रमोद रंजन, उसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे, और बाजाबता खोज करके कल्चरल स्पेस कैसे डिफरेंट है। आपके मध्य प्रदेश में महोबा में महिषासुर के मंदिर खोजा, और महिषासुर का मंदिर बाजाबता पुरातत्व द्वारा संरक्षित है। इनके आने के बाद गिरफ्तारियां शुरू, इनके आने के बाद गिरफ्तारियां ये हो गई कि आपको इवन आपके हैदराबाद में मैसूर का नाम कहा जाता है, मिथक है कि महिषासुर के नाम पे। हैदराबाद के एक प्रोफेसर अंग्रेजी के गिरफ्तार हो गए, कई जगह लोग गिरफ्तार होने लगे। कुछ लोग थोड़ा सा सीमा उल्लंघन किए तो थोड़ा उनका अलग मामला था, लेकिन जो दायरे में भी बात कर रहे थे उन सब की गिरफ्तारियां। तो इनके आने के बाद क्या होता है कि किसी भी इशू को आप रेज नहीं कर सकते।
बहुजन इशू रेज करना हो, महिलाओं का इशू रेज करना हो। अब पसमानदाओं का हालत ये खराब हो गया, पसमानदा विद इन मुसलमान डिस्कोर्स कर रहे थे, महिलाएं विद इन मुसलमान डिस्कोर्स कर रही थी, महिलाएं मांग रही थी, ट्रिपल तलाक की मांग कर रही थी, ये सब हो रहा था। लेकिन इनके आने के उन्होंने ट्रिपल तलाक में जो खेल कर दिया, तो उस खेल के कारण लोग डरते हैं इनसे। तो इनके आने के मैं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल, आप जो उसका वो बता रहे हैं बैकग्राउंडर तो है ही है अपनी जगह। अभी हम ताजा जो परिप्रेक्ष्य जो हमारा आज का डिबेट का सब्जेक्ट है, कहाँ आप उसमें ये जो हम नैरेटिव और तमाम के बाद जो हम चीजें देख रहे हैं कि करंट भी है, अंडर करंट भी है, महसूस भी ये लोग कर रहे हैं, तो जो पूरा का पूरा जो दृश्य पैदा किया जा रहा है, वो दृश्य में आप क्या पाते हैं कि ये सब गुब्बारा है, हवा भरा गुब्बारा है, कि कहीं कुछ उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई या कहीं निकट दिखता है कुछ, कहीं ये 400 पार तो दूर तक नहीं है, 300 भी नहीं है, 272 का ही खेल अब खड़ा हुआ है। तो 272 के लिए क्या कुछ संघर्ष, राजेश भाई भी कह रहे थे कि 250, 230, 40 यहीं तक का मामला कहीं रुकता दिखता है। तो हम जब जो बात हम सवाल करते हैं आपसे कि ये करंट अंडर करंट और ये महसूस वाली बात, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। मैं दोबारा भी एक राउंड और करना चाहता हूँ आपके। बिल्कुल, तो इसको मैं वहीं आ रहा हूँ। तो इसके इस पृष्ठभूमि के लोग जो, तो वो दावानल तो अंदर में है ना, वो दावानल 10 सालों में बना है जी, इसीलिए संविधान की बात लोगों तक बहुत कायदे से गई है, जिसको मोदी जी समझ रहे हैं जी, और चीजें इनके हाथ से निकल रही है। वो पूरा सेक्शन वोट का, अभी तो 4 जून के बाद और चीजें आएंगी कि कौन सा तबका अग्रेसिव वोट कर रहा है, वो सब सामने आ जाएगा, क्योंकि इनके लोग निकल नहीं रहे। तो इससे ये तय हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो ट्रेंड गिरा है, मैं अपना अनुमान फिर भी लगाता हूं, अब मैं नहीं कहूंगा 272 से नीचे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 230 से लेकर के 250, 60, 70 तक के बीच का दायरा है। तो आप समझ सकते हैं ये कहाँ लोकेट हो सकते हैं, 72 का दायरा है। लेकिन ये सब जब सुनने, समझने, लोगों से बातचीत करने, 1-2 जगह मैं गया भी, 2 दिन में और जाऊंगा, तो उससे मुझे लग रहा है कि यहाँ ये जा रहे हैं। बाकी चीजें होता है कि जब आप हार रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, तो कहेंगे 339, 310 जीत रहे हैं, आप कहेंगे कि हम 400 तो आने ही वाले हैं। संजय जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि आपको माहौल तो बनाए रखना है, माहौल नहीं बनाए रखिएगा तो क्या होगा। राय सर, आप ही से शुरू करूंगा और एक ही सा सवाल मैं चाहूंगा सभी के इस पे जवाब है। हम अगर देखें 2014 में इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया था, खासकर सीटों को लेकर आसपास पहुंचे, चलिए शुरुआत, लेकिन 19 में हमने देखा, 19 में भी यही कुछ किया, फिर वहीं तक पहुंचे। अब इसीलिए कहीं शंका और आशंका, कुशंकाएं जो है, कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन के जो ब्लेम्स अब तो खुलेआम बोलने लगे हैं विपक्ष के लोग। पहले कहीं दिग्विजय सिंह या कुछ लोग बोलते थे, अब बड़े पैमाने पर अब राहुल गांधी ने भी उसको लेकर कहीं प्रतिक्रियाएं दी हैं, सबने दी हैं। तो एक तो सवाल ये कि जो आंकड़ा ये सेट करते हैं, जैसा इन्होंने 2014 में किया था, 19 में किया और अब किया हुआ है, एक चीज। और दूसरा एक और रोचक चीज है, उस पर भी थोड़ा सा अगर आप करेंगे सभी से टिप्पणी, राजनाथ सिंह का ये कहना है कि वो तो 2029 में भी वही प्रधानमंत्री होंगे, नरेंद्र मोदी। दोनों पर आपकी टिप्पणी है, मैं बारी बारी से सभी के लूंगा। राजेश सर, आपसे। देखिए, वो ऑनेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स को लेके। वो तो चंडीगढ़ में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीजों में वो हमने देखा है। जो अभी बताया जा रहा है, एक लड़का 8 बार वोट डाल रहा है, यहाँ तो फेसबुक लाइव करके बूथ को कैप्चर किया भाजपा के नेता के लड़के ने, और वो बता रहा है कि ये ईवीएम भी मेरे बाप का है और गुजरात भी मेरे बाप का है। वो कह के फेसबुक लाइव करके बूथ कैप्चर कर रहा है, आप देखिए। तो ये सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसीलिए संदेह है। और कुछ लोग जो कहने से डर रहे हैं, वो भी यही चीज को लेकर कह रहे हैं कि जितनी बार ये लोगों ने कहा है वो सच हुआ है। तो हो सकता है कुछ न कुछ जो है उन्होंने जुगाड़ किया होगा। लेकिन जैसे मीनू जी ने और संजीव जी ने बताया कि देखिए 2002 में ये विनाश पुरुष थे और हिंदू हृदय सम्राट की छवि लेके गुजरात में आए। उसके बाद उन्होंने 10 साल के अंदर विनाश पुरुष से विकास पुरुष का चोला ओढ़ लिया और वही डेवलपमेंट वाली बात लेके वो देश में आए। तो 2014 से लेकर 2024 तक क्या स्थिति बदली, जिससे वो विकास पुरुष से फिर वो विनाश पुरुष वाली भाषा जो है वो बोलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो ये बता रहा है कि 2024 में वो 2002 के किरदार में, नंबर 1। दूसरा, आपने जो राजनाथ सिंह की बात बताई, वो राजनाथ सिंह जो है वो संदीप पात्रा की तरह, उसमें भी ये बात चल रही है कि अगर योगी जी का कुछ होता है तो राजनाथ सिंह को ये ख्वाब आ रहा है कि मैं यूपी का जो है वो मुख्यमंत्री हो सकता हूं।
तो भक्ति में जितना भी चढ़ाया जाए मोदी साहब को, इतना चढ़ा दो तो वो 2029 भी कह सकते हैं, 2040 भी कह सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात करूं, अभी हमारी चर्चा चल रही है तभी नए भाजपाई बने अर्जुन मोढवाडिया साहब ने अभी 5 मिनट पहले ट्वीट किया है और वो लिख रहे हैं कि गुजरात विरोधी कुछ स्थापित हित है जो पूरे देश में ये बात चला रहे हैं कि यहाँ 6 से 7 सीट जो है वो कांग्रेस जीतने जा रही है। ये गुजरात के लोगों का अपमान है, ऐसी एक ट्वीट उन्होंने की है। सिर्फ इसमें ये नहीं लिखा कि 4 PM पर ये बात बताई जा रही है। तो ये एक उसमें, और वो हिंदी में किया है। वो अर्जुन भाई कभी हिंदी में ट्वीट नहीं करते। तो हो सकता है शक्ति सिंह गोहिल ने आज जो दोपहर को एक प्रेस किया और उसमें विस्तार वाइज जो बताया हुआ है वो डिटेल में कि कैसे कैसे इन सीटों पर जो है वो कांग्रेस बिल्कुल टक्कर दे रही है, तो उसका ये जवाब एक तो हो सकता है। तो हर चीज का जवाब यहां से आता है। दूसरा जो अनिल जी ने कहा जो स्टॉक मार्केट के बारे में, तो मैं फाइनेंस से साथ जुड़ा हुआ हूं, आज भी फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। मैंने बैंकिंग सेक्टर में बहुत साल काम किया है। आज भी जो इन्वेस्टर है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा आपको लगाने के लिए कह रहे हैं या शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए टिप्स दे रहे हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि मोदी जी आने वाले, अभी पैसा लगा लो, हो सकता है 4 जून के बाद आपका पैसा डबल हो जाए। यही बात जो है अमित शाह भी कह रहे हैं जनसभा में कि भाई जितना भी पैसा है लगा दो। मैं बोल रहा हूं कि 4 जून के बाद हम वापिस आने वाले आपके पैसे जो है डबल हो जाएंगे। तो होगा क्या कि अभी आप पैसा लगाओगे, वो लोग पैसा निकालेंगे 4 जून के बाद। यही स्टॉक मार्केट में होता है। जितने भी बड़े ब्रोकर हाउस है वो जब आपको व्हाट्सएप पर या मैसेज में टिप्स देते हैं कि ये कंपनी के शेयर खरीदो, उस दिन जो है वो ब्रोकर हाउस उस कंपनी के शेयर जो है वो बेच रहे होते हैं, तो वो निकलते हैं और आपको जो है उसमें डालते हैं। तो ये एक तरीका है स्टॉक मार्केट का, उसको बैलेंस करने का। 4 जून के पहले कोई ऐसा ना हो कि शेयर मार्केट गिरे और लोगों को ये लगे कि सत्ता जा रही है। ये स्टॉक मार्केट भी देख रहा है, उद्योगपति भी देख रहे हैं। तो 10 सेशन में 7 सेशन जब स्टॉक मार्केट गिरा, तब अमित शाह को ये जनसभा के अंदर कहना पड़ा। ये उनका काम नहीं था कि स्टॉक मार्केट क्या रिएक्ट करेगा 4 जून को, ये अभी से बताना। लेकिन ये बात अमित शाह ने भी की। यही बात जो है जो इन्वेस्टर कंपनियां हैं वो भी कर रही है, और वही बात जो है वो फॉरेन के व्यक्ति ने जो है बताई है। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन सारा कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अगर वो जीत ही रहे होते, अगर पहले या दूसरे चरण में कॉन्फिडेंस को आ गया होता कि विपक्ष जो है खत्म हो रहा है, तो वो सुलझी हुई बातें करते, वो जो है डेवलपमेंट की बातें करते, वो जो है सुरक्षा की बातें करते, वो अपने 10 साल के काम की बातें करते, जो पहले चरण में सीना ठोक ठोक कर मोदी की गारंटी ये कह रहे थे, वो बात करते। तो वो सारी बातें नदारत होके जब हिंदू मुसलमान पर आया है, तो आप समझ लो कि 2024 में 2002 वाला किरदार वो मोदी जी निभा रहे हैं। उसका मतलब यह है कि मेरिट पर उनके वोटर्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो उनको वोटर्स को बाहर निकालने के लिए ये सारा कुछ किया है। यही बता रहा है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार आप बात कर रहे हैं कि 2002 के किरदार में मोदी नजर आते हैं। अनिल सर, आपकी टिप्पणी क्या होगी इस पर? देखिए, ये मतलब करीब करीब मुझको लग रहा है क्या कि जो सब बता रहे हैं और जो जमीन पर है, आप अभी हरियाणा में देख लीजिए माहौल, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अलग अलग जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, वो कोई रिपोर्ट सिर्फ सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स नहीं कर रहे हैं, उनके भी लोग जब जा रहे हैं, तो वो जो पहले वाली स्थिति है, जिस तरह से 2019 में जो उन्होंने माहौल बनाया था, जिसको अनिल सर मैं इसमें टोकते हुए आप इसमें और जोड़िएगा। हम लोग ये चीजें जब 5 राज्यों के चुनाव थे हम देख रहे थे अनिल सर, हमने मध्य प्रदेश भी देखा था, हमने राजस्थान भी देखा था, हमने छत्तीसगढ़ भी देखा था। उन राज्यों में भी ऐसे हालात नहीं थे जैसे नतीजे आए। तो ये जो हम बार बार जो कहीं आशंकाएं जो पैदा होती हैं, उसको भी आप थोड़ा इसमें जोड़ के अगर टिप्पणी करिएगा तो ज्यादा मुफीद होगा। देखिए, क्या है कि अभी चुनाव आयोग पे बात हुई ना, अभी चुनाव आयोग का देख रहा था मैं, 2 उन्होंने ये डायरेक्शंस दिए हैं, डायरेक्टिव मतलब निकाले हैं, और दोनों उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष को भेजा है और एक भेजा है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को। मतलब कि जब क्या होता है कि जब एक मतलब भारत की वो परंपरा है कि जब आपको युद्ध नहीं करना है तो आप संत हो जाइए, तो वो जो है संत की भूमिका में है। तो ये जो संतई है वो उसका दिखाई दे रहा है। अब ये बताइए कि उसको कॉन्क्रीट उसको आवेदन दिए दोनों पार्टियों ने,
ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसी पे कार्रवाई करो। और यहाँ तो चूंकि प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेना था तो उन्होंने ये जेपी नड्डा को भेज दिया। मतलब नोटिस हमारे यहाँ है लोअर कोर्ट में कि अगर उसको भेजना नहीं है सम्मान तो वो क्या करेगा, गलत पता भेज देता है। तो गलत पता गया, वो आदमी उसके पास पहुंचा ही नहीं। वैसे टाइप का इसमें किया कि है, वहां पर दोषी थे मोदी की, मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, साफ साफ उन्होंने एक जो सांप्रदायिक ये बताया, मतलब बाकायदा मुसलमान का नाम लिया, उनको बोला ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, बाद में घुसपैठिया भी बोला। और ये जो है उसके खिलाफ शिकायत हुई तो उसने दूसरे पते पर जेपी नड्डा को भेज दिया कि आपके स्टार कैंपेनर, नाम नहीं लिया उसने कि प्रधानमंत्री है वो बोल रहे हैं, और शिकायत, और वही शिकायत जो है, जो शिकायत की थी उसको फॉरवर्ड कर दिया। वैसे अभी किया उसने, दोनों को डायरेक्टिव दिया, बोला इसका मतलब है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग आपस में अपना कर लो फैसला। तो चुनाव आयोग का निश्चित तौर पर बहुत ही डाउटफुल और संदेहास्पद उसका सारा रवैया है, ये तो है ही। और वो दिखाई दे रहा है, जो डेटा उसने रिलीज किया जो वोटर टर्नआउट का, उससे साफ हो रहा है कि किस तरह उनका काम चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद देखिए क्या है कि चुनाव आयोग जो है वो कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसका कि नीचे तक तंत्र है। नीचे का तंत्र अंततः जो चुनाव आयोग है वो है ब्यूरोक्रेसी इंडिया की। और मैं कम से कम, मेरा उतना विश्वास है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को कैप्चर करना, हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी को, मोदी जी के बस, मतलब उनके ये का काम नहीं है, उनके लिए संभव नहीं। तो ये ऐसी स्थिति में ये है कि काफी जगह चुनाव आयोग उनके लिए खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। उनके लिए उसने 7 चरण के चुनाव बनाए, और जबकि वो 7 फेज का चुनाव से ये हुआ कि मोदी जी अगर एक बार के फैसला हो जाता तो मोदी जी की ये हालत नहीं होती कि आज जो 150 सीट या 180 सीट की बात हो रही है, लोग 2230 कहते हैं। मैं तो मतलब इसमें मेरी मंशा भी शामिल है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं जो है कोई न्यूट्रल कर रहा हूँ असेसमेंट, लेकिन मैं चाहता हूँ और लग भी रहा है कि 150 से नीचे उनको आना चाहिए ताकि वो कोई मैनिपुलेशन ना कर पाए। क्योंकि 50-60 का मामला रहेगा तो आप कर्नाटक हो सकता है, मध्य प्रदेश और गोवा कर सकते हैं, वो इसकी संभावना ना रहे, ये जनता जरूर इंश्योर करेगी, ऐसा मुझको भरोसा है और लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि हमारा समय अब बहुत कम है, मीनू जी एक दो लाइन की टिप्पणी है, हम खत्म होने का टाइम है, मुझे निर्देश जो प्राप्त होना है, तो आप भी और मैं संजीव सर से समाप्त करूंगा। आपकी टिप्पणी मीनू जी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। टिप्पणी है, अभी एक खबर आई है कि भाई गृह मंत्रालय है जहाँ नॉर्थ ब्लॉक में, वहां बम के होने का खबर आई है और वो बम स्क्वाड वहां भेज दिया गया है। राजेश ने पिछली बार बता दिया था, उनके यहाँ तो 4 वो ISI के लोग पकड़े भी गए, वो सारी चीजें वो बता चुके। राजेश जी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ऐसा होने वाला और एक आध जगह शायद कुछ हो भी जाए, ये भी उन्होंने प्रेडिक्ट किया। जल्दी से टिप्पणी आग वाग भी लग चुकी है। हाँ, आग वाग भी लग चुकी है। हो सकता है कि अभी कल परसों में वास्तव में बम एक्सप्लोजन हो जाए। तो कोई मतलब सभी जो इनके फॉर्मूला है वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सतपाल मलिक ने पुलवामा की जो पोल खोली और उसके बाद उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब अगर खुदा ना खास्ता हो भी जाएगा कुछ, तो पब्लिक विश्वास नहीं करेगी, कि वो यही मानेगी कि इन्होंने ही करवाया है। तो इन्होंने अपना इतना क्रेडिबिलिटी का संकट पैदा कर लिया है कि यहाँ तक हालात पहुंच गए हैं कि कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, मजाक बना रहे हैं लोग। जी बिल्कुल। संजीव सर, वही आंकड़ों पे आपकी टिप्पणी बहुत छोटी सी, क्योंकि मेरा बिल्कुल टाइम नेक एंड नेक है और मुझे निर्देश भी वहां से मिल रहा है पैनल से, तो आप एक टिप्पणी करेंगे, मैं समाप्त। मेरे अपने रीच के जो राज्य हैं और जिन लोगों से संपर्क में हूं, तो मुझे लग रहा है कि इस बार हम लोग नहीं चूक रहे हैं और सही समझ रहे हैं कि ट्रेंड गिरने का है। सेफोलॉजिस्ट वगैरह भी सब कह ही रहे हैं, हम लोगों के अनुभव से उनकी बातें मिल रही है, जनता की बातों से, तो ये नीचे जाएंगे। और अंतिम बात कि बिहार में घटना घटी है, छपरा में, सारण में, और वहाँ बीजेपी के लोग गिरफ्तार हुए हैं, 4 में से 2 गिरफ्तार हुए हैं, गोलियां चलाई, RJD के लोग मारे गए हैं। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन बता रहा है, और जिस तरह से मारने वाले लोगों के ऊपर या आरोपियों के ऊपर साथ बीजेपी खड़ी दिखाई देती है, तो ये सब सामने दिखता है कि क्या फ्रस्ट्रेशन का लेवल है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। और राजेश जी ने बहुत
मुद्दे की बात पूरे जो निचोड़ हम कहें उसको, तो बहुत सार्थक निचोड़ है उनका कि वो 2002 के रोल में मोदी जी नजर आ रहे हैं। इट मींस कि कहीं ना कहीं जो सत्ता है वो पैरों के नीचे से निकल रही है, जमीन फिसल रही है, ये कुछ निकलता है। मीनू जी आपका, संजीव जी आपका, राजेश जी आपका, और हमारे साथ अनिल से जुड़े थे, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शानदार एक सार्थक चर्चा के लिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। जो निकलकर इसमें यही आता है कि भले ही दावे कुछ हो, प्रतिदावे कुछ किए जाएं, लेकिन हकीकत यही निकलकर आती है कि जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके अलायंस एनडीए मुश्किल में है, कठिनाई में है, और कहीं ना कहीं जो कुछ उनकी गतिविधियां हैं, जो उनके बयान हैं, जो उनके दावे हो रहे हैं, वो सब आएंगे 4 जून को सामने। लेकिन जो खीज है, कहीं घबराहट है, वो ये दर्शा रही है कि दिन ब दिन मुश्किल बढ़ती चली जा रही है। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। हमारा आग्रह है कि ये चर्चा आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन यदि आपने नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।